हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। जीके का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है जीके के क्वेश्चंस में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 जो है, जो डील करता है इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन और इसकी टेरिटरीज़ के बारे में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कैसे भारत के नए राज्य बने और नए राज्य कैसे बनते हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक जो है किस प्रकार की जानकारी मिलती है, और जब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी उस समय भारत में कितने राज्य थे। और इसके अलावा जो हम डिस्कशन करेंगे 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके बाद में क्या स्थिति थी और किस प्रकार से डिमांड्स थी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है नए स्टेट्स बनाने की। और इसके लिए जेवीपी कमेटी हो गया, धर कमेटी हो गया, और इसके अलावा फजल अली कमीशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब किया जाता है स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जितने भी स्टेट्स 1956 में बने हैं, कब कब बने, कैसे कैसे बने, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। और लास्ट में जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी एसएससी एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और अदर एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि क्लैरिटी जो है आपकी बढ़ती चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हम ये देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। हम इसमें देखेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे एमरजेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 1 को। तो आर्टिकल 1 में हमें दो बातें मिल रही हैं, जिसमें कहा गया कि भारत ऑफ और यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स। और इसमें सबसे पहले कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसमें हमें दो बातों के बारे में जानकारी मिलती है, एक तो नेम के बारे में जानकारी मिल रही है और दूसरा जो है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी मिल रही है, यानी देश का नाम क्या है। सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सदस्य जब संविधान बना रहे थे तो देश का नाम क्या हो, इसको लेकर जो है विभिन्न प्रकार के सदस्य जो है दो पार्ट में बटे हुए थे। ज़्यादातर मेंबर जो है जो देश का परंपरागत नाम है भारत, उसके फेवर में थे, और इसके अलावा जो है कुछ सदस्य ऐसे थे जो इस बात की वकालत कर रहे थे कि जो है देश का एक आधुनिक नाम होना चाहिए, तो वो इंडिया के फेवर में थे। लेकिन किसी भी प्रकार का मतभेद ना रखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने दोनों नामों को संविधान में शामिल कर लिया, यानी इंडिया डेट इज भारत, यानी भारत अथवा इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो जहां हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, राज्यों के संघ के बारे में, तो वहां पर हमें देश के पॉलिटिकल टाइप की जानकारी मिलती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बात को स्पष्ट किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और स्पेशली जो है जितनी भी कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन थे। इसी वजह से जो उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और वो यहाँ पर दो बातों को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि भारत जो है राज्यों का समूह नहीं है, यानी भारत जो है ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है। भारत जो है ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, राज्यों का समूह नहीं है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है फेडरल है। भारत के संविधान की जो संरचना है वो संघीय संरचना है।
लेकिन फिर भी इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि इसे हम जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर देखते हैं, यानी जो राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र और राज्यों को शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके आधार पर इसके स्ट्रक्चर को हम फेडरल देखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो दी गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर हो जाती है कि भारत जो है इसके राज्यों का निर्माण किसी एग्रीमेंट, किसी समझौते के अंतर्गत नहीं हुआ है। भारत उस प्रकार से नहीं है जैसे कि अमेरिकन यूनियन है, यानी अमेरिकन यूनियन का निर्माण जो है समझौतों के अंतर्गत हुआ है और उस समझौते के अंतर्गत जो है राज्य चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम ये देखते हैं कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है और उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि राज्यों को किसी भी प्रकार से संघ से अलग होने का, सेपरेट होने का जो है किसी प्रकार का राइट नहीं है। इस वजह से जो है भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो ये यूनियन है वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, यानी एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाई गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का जो है अधिकार नहीं है, किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर बात जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्लियर करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम बहुत बार देख चुके हैं जिसमें क्वेश्चन में सिर्फ इंडिया लिखा होता है और ऑप्शंस दिए जाते हैं 4, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया फेडरल कंट्री है, तीसरा जो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और थर्ड हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स और इसके अलावा जो है यूनियन टेरिटरीज, संघीय राज्य। तो इस प्रकार से जो है 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट को भी टिक कर देते हैं, लेकिन अगर जो हम बोलें कि अगर यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र राज्यों का संघ, उसको हम टिक करेंगे तो इसका मीनिंग क्या जाता है? इसका मीनिंग ये जाता है कि अगर जो इंडिपेंडेंट स्टेट है तो फिर जो है वो संघ से अलग हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। ये भारत की एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसको संविधान में शामिल किया गया है। ये यहाँ पर बात जो है क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि अंडर आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है इंडियन टेरिटरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये बात क्लियर है। और कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है? यानी टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज यानी राज्यों का क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, और इसके अलावा जो है टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार जो है अधिग्रहित कर सकती है। कब सॉरी भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है इसको कभी भी भविष्य में इसके ऊपर जो है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है वो भी इंडियन टेरिटरीज का पार्ट होंगे। तो उस आधार पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन टेरिटरीज जो है उसमें केवल और केवल जो है राज्य नहीं है। इंडियन टेरिटरीज जो है उसमें केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश नहीं है कि राज्य और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को ये अधिकार प्राप्त है, यानी केंद्र को ये अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे क्षेत्र जो फिलहाल भारत के अंतर्गत नहीं है उसे भी एक्वायर कर सकती है। उसको ये शक्ति प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत। वो किसी प्रकार से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए क्षेत्रों को जो है इसमें शामिल कर सकती है। तो वो भी जो है इंडियन टेरिटरीज के पार्ट माने जाएंगे। इस वजह से जो है आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडियन टेरिटरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम हो गया और उनके जो क्षेत्र हो गए।
इन सभी की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी में मिलती है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि देश में कितने राज्य हैं, उनके नाम क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, और इसके अलावा देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, उनके नाम क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है। ये बात हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी में मिलती है संविधान की प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। और इसके अलावा देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो है समान रूप से लागू होते हैं। यानी संविधान के जितने भी उपबंध हैं वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, और इसके अलावा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों को अंडर पार्ट 21 और जिसे हम बोल सकते हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। तो उन विशेष अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो देश के सभी राज्यों और यूटीज में जो है समान रूप से संविधान के प्रोविजन जो है वो लागू है। और यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा आर्टिकल 370 के बारे में कि अगस्त 2019 से पहले, यानी जब तक आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटाया गया उससे पहले हम अगर जो बात करें तो जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग संविधान था। यानी 1957 में 1957 में जम्मू कश्मीर में जो अलग संविधान लागू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल एक्ट जो है, स्पेशल आर्टिकल जो है 370 लागू था, उस आधार पर तो वो जब समाप्त हो गया तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि देश के सभी राज्यों में समान व्यवस्था है। लेकिन कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत, पार्ट 21 के अंतर्गत। यानी कुछ विशेष जनजाति राज्य हैं, कुछ विशेष जो है पर्वतीय राज्य हैं, उस आधार पर जो है उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। और ऐसे ही 5th और जो 6th शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो हैं, कुछ ऐसे स्टेट जहां पर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है वहां पर कुछ स्पेशल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो दी गई है, उस आधार पर जो है उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है समान रूप से लागू है सभी राज्यों में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के क्षेत्र और भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया और रीजन्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनमें सीधा सा ये डिफरेंस है कि भारतीय संघ जो है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसमें केवल और केवल जो है स्टेट्स शामिल हैं। और पीछे जो हमने किया था कि इंडियन टेरिटरीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इंडियन टेरिटरीज के अंतर्गत वो सभी रीजन्स आ जाते हैं, यानी उसमें सभी स्टेट्स आ जाएंगे, यूटीज आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है ऐसे सभी क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार के द्वारा एक्वायर किए जा सकते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इंडियन रीजन्स का एरिया जो है वो ज़्यादा है और यूनियन ऑफ इंडिया का जो है एरिया वो छोटा है। किस आधार पर? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें केवल स्टेट्स हैं और रीजन्स ऑफ इंडिया जो है इसमें जो है स्टेट्स, यूटीज और इसके अलावा जो है वो सभी क्षेत्र जो फ्यूचर में एक्वायर किए जा सकते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो आपको इन दोनों में क्लियरेंस होनी चाहिए। इससे आगे आ जाते हैं आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 जो है वो हमें ये जानकारी देता है कि भारत सरकार जो है संविधान के अंतर्गत नए राज्यों का गठन कर सकती है, न्यू स्टेट्स की एंट्री कर सकती है और इसके अलावा जो है इस्टेब्लिश कर सकती है, न्यू स्टेट्स को गठन कर सकती है। और इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल हैं लेकिन संघ में शामिल नहीं है तो उन्हें राज्य का दर्जा देकर संघ में शामिल किया जा सकता है। और या फिर जो है नए एरियाज को आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो है वो शामिल किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत।
यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। यानी ऐसे हिस्से, ऐसे क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे लेकिन अब भारत का हिस्सा है, तो उनको कैसे शामिल किया गया? तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों में क्लियरेंस होनी चाहिए। आर्टिकल 3 जो है उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट में इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में किसी प्रकार का रीएडजस्टमेंट करना हो, यानी किसी प्रकार का डिलिमिटेशन करना हो, तो वो आर्टिकल 3 से संबंधित है। लेकिन कोई नया स्टेट बनाना हो और कुछ नए स्टेट की या किसी नए एरिया की एंट्री करनी हो इंडिया में, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत की जा सकती है। यहाँ पार्लियामेंट को ये अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा जो है आपको देखना पड़ेगा, आर्टिकल 3 जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि रीएडजस्टमेंट से संबंधित है, रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। यानी प्रेजेंट में इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो, यानी आर्टिकल 3 के अंतर्गत 5 प्रकार की व्यवस्था की गई है। 5 प्रकार की व्यवस्था में क्या है? पहली जो व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्य के किसी क्षेत्र को हटाकर जो है किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा है, इनके थोड़े थोड़े पार्ट ले लिया और एक अलग स्टेट बना दिया, या फिर जो है पंजाब के किसी पार्ट को जो है कोई अलग तरीके से उसकी व्यवस्था कर दी, या हरियाणा के किसी पार्ट की अलग व्यवस्था कर दी। और इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत जो है किसी राज्य की सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है, बाउंड्रीज को इंक्रीज किया जा सकता है। किसी राज्य की बाउंड्री जो है उसको डिक्रीज किया जा सकता है, उसकी सीमा को कम किया जा सकता है। राज्य की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके अलावा 5वीं जो व्यवस्था है उसमें हम ये देख सकते हैं कि राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 3 जो है प्रेजेंट में जितने भी स्टेट हैं इंडिया में उसके रीएडजस्टमेंट से संबंधित है, रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और डिलिमिटेशन संबंधित हम बोल सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी राज्य में हमें देख सकते हैं कि एक राज्य के किसी हिस्से को हटाकर जो है उसको किसी प्रकार का दर्जा दिया जा सकता है, या एक से अधिक राज्यों के किसी क्षेत्र को लेकर जो है उसे नए राज्य बनाया जा सकता है, ये किसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें व्यवस्था है सीधी सी कि किसी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन करके जो उसे बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य की बाउंड्री जो है कम की जा सकती है। और फोर्थ जो है उसमें किसी राज्य की बाउंड्री में किसी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है। और फिफ्थ जो है उसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं किसी स्टेट का नेम चेंज किया जा सकता है। तो ये अधिकार किसको है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार प्राप्त है। और यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी? तो वो 2 बातें हैं कि इस टाइप का बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो इस टाइप का बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले उसे पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, भारत के राष्ट्रपति के पास में। यानी जैसे मनी बिल है या फाइनेंस बिल है तो हमें वो देखते हैं कि वो पार्लियामेंट में लाने से पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और ऐसे ही अगर जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी राज्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी है, किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो इस टाइप का बिल सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा उसके पूर्व अनुमति के लिए। और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इस बिल को रिलेटेड जो स्टेट है या स्टेट्स हैं उनके पास भेज देगा एक निश्चित समय सीमा में सलाह देने के लिए कि इस मामले में वो स्टेट क्या चाहता है। यानी मान लीजिए पंजाब के किसी पार्ट में कोई परिवर्तन करना है और साथ साथ हरियाणा के किसी पार्ट में परिवर्तन करना है, तो फिर जो है राष्ट्रपति पंजाब हरियाणा के पास में वो बिल भेज देगा और जो भी चेंजेस होगा उससे रिलेटेड जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है दोनों स्टेट जो है अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज देंगे और प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को यानी उस बिल को भेज देगा पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट जो है उस एडवाइस को मांग सकता है या नहीं मांग सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को ये पावर है कि उस रिलेटेड स्टेट की पावर को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, चाहे उसने एक फिक्स टाइम पीरियड में अपनी एडवाइस दे दी हो, लेकिन उसकी बात को मानना या ना मानना वो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार को, संसद को ये अधिकार प्राप्त है
कि संसद जो है वो देश के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसको घटा सकती है, या जो है उसका नेम चेंज कर सकती है, तो किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। संविधान राज्यों को किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है कि उसमें परिवर्तन होगा। रीजनल यूनिटी को किसी प्रकार की गारंटी जो है संविधान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी शक्ति जो है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है कि वो राज्यों का निर्धारण कैसे करता है। इस प्रकार से संविधान किसी प्रकार की गारंटी जो है वो नहीं देता राज्यों को। और हम ये देखते हैं कि अमेरिकी यूनियन में ये गारंटी जो है दी जाती है। अमेरिकन यूनियन जो है वो गारंटी देता है क्योंकि वो एक समझौते का परिणाम है। और हमें बोल सकते हैं कि अमेरिकन यूनियन जो है वो अनडिवाइडेड जो है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, और इंडिया जो है अविभाज्य राज्य का यानी विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत सरकार जो है भारत के पॉलिटिकल मैप को जो है अपने अकॉर्डिंग निर्धारित कर सकती है, और राज्यों को किसी भी प्रकार का जो है ये गारंटी नहीं दी गई कि वो एज इट इज बने रहेंगे, और उसकी सलाह को मानना या ना मानना जो है वो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार से कोई गारंटी जो है इसको अंडर आर्टिकल 3 नहीं दी जाती। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में, जिसमें कहा गया है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 creation of new states, change of boundaries, areas and names under Article 3 will not be considered as amended under Article 368 of the Constitution. That is, such a law can be passed through a simple majority and simple legislative process. तो इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान ये खुद घोषित कर रहा है, स्वयं घोषित कर रहा है। क्या स्वयं घोषित कर रहा है? कि नए राज्यों का गठन जो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होता है, और नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है वो संशोधित नहीं माना जाएगा। यानी आपको पता है कि संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन किया जाता है, यानी चाहे नए राज्यों का निर्माण हो रहा है या पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, वो एक साधारण विधायी प्रक्रिया मानी जाएगी, एक सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस मानी जाएगी। इसके लिए कोई संविधान संशोधन का बिल लाने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर होती है आर्टिकल 4 में, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है। Does the Parliament also have the right to end the territory of any state under Article 3 and give Indian territory to any other country? यहाँ पर ये बात क्लियर होती है हमें इस एग्जाम्पल से, बेरुबारी यूनियन केस के अंतर्गत, जो कि 1960 से संबंधित है। काफ़ी दिलचस्प मामला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और इसने कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो संविधान में मिसाल का कायम करते हैं, और इस प्रकार का मिसाल जो है वो बेरुबारी यूनियन केस ने दिया था। और इस केस के अंतर्गत जो है ये बात क्लियर हो गई थी कि संसद को अधिकार है किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करने का और किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने का, लेकिन इसके लिए जो है संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। इसके ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे। तो कुछ मामले हिस्ट्री में ऐसे भी होते हैं जो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं, और बेरुबारी मामला उसी से संबंधित है। बेरुबारी मामला इस आधार पर भी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाले पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी पड़ा था। और बेरुबारी सिस्टम की हम बात करें तो बेरुबारी यूनियन जो है वो 1960 से संबंधित है। और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो था 1947 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, उस अधिनियम के अंतर्गत, उस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए सर रेडक्लिफ को जो है काम सौंपा। और सर रेडक्लिफ जो है उनको भारत के बारे में कोई खास समझ नहीं थी, भारत और पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने एक मैप लिया, टेबल पे रखकर जो उसमें लाइनें खींची, पाकिस्तान का पार्ट, इंडिया का पार्ट,
और कुछ पुलिस थानों के आधार पर जो है बाउंड्री निर्धारित की, और मामला फंसता है आजकल का जो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल पे जलपाईगुड़ी, एक वेस्ट बंगाल के दक्षिणी हिस्से में जलपाईगुड़ी जगह का नाम है, और उसी में एक जगह है बेरुबारी, और ये हिस्सा जो है पूर्वी पाकिस्तान को टच करता था और एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आजकल हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अलग देश बन गया था। और उस समय बेरुबारी जो है रेडक्लिफ ने भारत को सौंपा था, लेकिन वो लिख कर देना भूल गए, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो है 1952 में पाकिस्तान ने बेरुबारी की डिमांड शुरू कर दी थी कि बेरुबारी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और गलती से भारत उसके ऊपर शासन कर रहा है। और ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक 1958 में नेहरू नून समझौता नहीं हो गया। और हम ये देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फिरोज शाह नून, इन दोनों के बीच में 1958 में समझौता हुआ, और उस समझौते के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि बेरुबारी वाला हिस्सा जो है भारत पाकिस्तान को सौंप देगा। लेकिन वो कैसे सौंपेगा, इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम सामने आई। उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए सबसे पहले अब तक जितने हमने अनुच्छेद किए हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उन सभी को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आर्टिकल 1 में हमने क्या किया था। आर्टिकल 1 में हमने देखा था भारत के नाम के बारे में और भारत की राज पद्धति के बारे में। भारत को संघ कहा जाता है और संघ का अर्थ क्या होता है, यूनियन का मीनिंग क्या होता है, वो हमने आर्टिकल 1 में किया। और आर्टिकल 2 में हमने क्या किया, आर्टिकल 2 में हमने देखा कि वो क्षेत्र जो भारत के हिस्से नहीं है, भारत सरकार उसे भी अधिग्रहित कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। लेकिन उसमें ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को अधिग्रहित करने के लिए दिया जा सकता है, तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 जो है उसमें 5 प्रकार की बातें हमने की थी। कौन कौन सी? एक तो हमने किया था कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी एक राज्य के भाग को जो है सरकार किसी अन्य को दे सकती है, या एक से अधिक राज्यों के किसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, या एक से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को लेकर कोई नया राज्य बना सकती है। पहले पार्ट में हमने किया था, यानी आर्टिकल 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। और आर्टिकल 3 के सेकंड पार्ट में हमने किया था कि केंद्र सरकार, संसद जो है किसी राज्य की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकती है। और आर्टिकल 3 के थर्ड पार्ट में हमने किया था, वो हमने किया था कि आर्टिकल 3 के थर्ड पार्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार, संसद किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है। और आर्टिकल 3 के फोर्थ के अंतर्गत हमने किया था, फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत हमने किया था कि संसद जो है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल 3 का जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हमने किया था कि संसद राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये तीनों पांचों बातें जो है आर्टिकल 3 से संबंधित है। लेकिन आर्टिकल 3 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि संसद जो है किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है। ऐसी बात जो है हमें आर्टिकल 3 के थर्ड पॉइंट में मिलती है। और इसके अलावा आर्टिकल 4 में हमने देखा कि संसद जो है अगर सेकंड और थर्ड आर्टिकल के अंतर्गत कोई संशोधन कर रही है तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। वो एक साधारण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो है कानून बना लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 के थर्ड पॉइंट में ही ये बात थोड़ी सी आती है कि सरकार किसी राज्य की सीमा कम कर सकती है। लेकिन कम करने का मतलब ये नहीं है कि क्या सरकार उस राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है, क्योंकि जब बेरुबारी मामला हुआ और 1958 का नेहरू नून समझौता हुआ तो उस समझौते के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब बेरुबारी वाला हिस्सा भारत सरकार पाकिस्तान को देने के लिए जो है राजी हो गई, तो उसके बाद में चारों तरफ जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन सरकार की आलोचना हुई, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार थी या अन्य राज्यों में इस प्रकार का काफ़ी आलोचना हुई।
तो उसके बाद में जो है जब इस प्रकार का संशोधन इम्प्लीमेंट करने के लिए काम शुरू हुआ, तब ये बात साफ हुई कि अनुच्छेद 3 के 3rd पॉइंट के अंतर्गत जो है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं थी कि क्या सरकार किसी अन्य देश को भी इस प्रकार की क्षेत्र सौंप सकती है। तो इस मामले में अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मुद्दा भेजा गया सलाह लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है अंडर आर्टिकल 143 जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाए तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक संकट के टाइम में कि कोई बात संविधान की स्पष्ट नहीं है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होती है। यदि राष्ट्रपति से सलाह मांगे तो इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी गई कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत सरकार राज्य की सीमा कम कर सकती है, लेकिन उसे किसी अन्य देश को नहीं दे सकती आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और अगर जो उन्हें किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना ही है तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके उसे दे दे। लेकिन फिर मामला जो है फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी सलाह मशवरा किया। क्यों फंसा? क्योंकि वैसे तो देखा जाए अनुच्छेद 245 के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकार है भारत के किसी राज्य के क्षेत्र या एक से ज़्यादा राज्य क्षेत्र से संबंधित जो है कानून बनाने का, और आर्टिकल 248 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकार है यदि कोई विषय यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा कोई विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में नहीं है, तो उन सभी विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहेगा। और इसके अलावा जो है भारत के संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसका जो 15 पॉइंट है, उस 15वें पॉइंट में कहा गया है कि सरकार किसी भी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संधि कर सकती है। तो इसने पाकिस्तान के साथ में संधि की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में, जिसके अंतर्गत बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपना था, और इसको सपोर्ट करता है आर्टिकल 253, और वो सपोर्ट करते हुए ये बोलता है कि जो भी सरकार ने किसी प्रकार की जो संधि की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अनुच्छेद 253 के अंतर्गत कानून भी बना सकती है, उसे लागू भी कर सकती है। तो इन सभी आर्टिकल से केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त हो रही थी बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपने के लिए। लेकिन मामला फंस गया प्रस्तावना को लेकर। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में मूल रूप से शब्द प्रयुक्त हुआ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक से सीधा सा मतलब है कि सरकार को शक्ति प्राप्त होती है जनता से, तो क्या उसी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सरकार उस जनता को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी थी वो ये सलाह दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और उस आधार पर वो अगर जो किसे देना चाहे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके दे सकती है। हालांकि एक बात ये साफ हुई थी इस दौरान कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बाद में उसको दुरुस्त कर दिया गया। अब ये मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि संविधान का प्रमुख अंग है प्रस्तावना, लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 9वां संविधान संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत भारत के संविधान की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें परिवर्तन किया गया, और उसके आधार पर बेरूबारी यूनियन वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और कुल मिलाकर यही है बेरूबारी वाला मामला। और इसी से मिलता जुलता मामला जो है 2015 में आया था, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश के साथ भी समझौता हुआ और उस समझौते के अंतर्गत 100वां संविधान संशोधन किया गया, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और
भारत के लगभग 111 हिस्से जो है अंतर क्षेत्र जो है आपका बांग्लादेश को सौंपे गए और लगभग 51 जो हमें बांग्लादेश से प्राप्त हुए। तो 1971 से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी ज़मीनी स्तर पर, उन सभी को सॉल्व कर दिया गया और आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है ये समझौता किया गया। तो यही बेरूबारी मामला है जिसका इम्पैक्ट जो है आगे भी चलता रहा। तो कुल मिलाकर यही था बेरूबारी यूनियन मामला जो 1960 में पाकिस्तान को सौंप लिया गया। और इससे आगे हम बढ़ते हैं